हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी जानना ज़रूरी है कि जनसंख्या आकलन कैसे होती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और जो है घनत्व वाले एरिया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले एरिया कहाँ कहाँ है ना। साक्षरता दर कहाँ की सबसे ज़्यादा है, तो ये चीज़ें तो हमें पता होनी ही चाहिए क्योंकि अपने भारत की जनसंख्या के बारे में बात हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं किया होगा, और वीडियोस को शेयर कर दीजिए करिए, और जो है बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूला करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? मानव ही तो करता है। और समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने में और अर्थव्यवस्था को ऊपर करने में किसकी सहयोगिता होती है? मानव की सहयोगिता होती है। तो मानव जो है संसाधनों का निर्माण और उपयोग तो करते ही हैं, और वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। तो कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक जो है का आविष्कार करके एक संसाधन नहीं बनाया। और प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी तो वो जो है आपदा बनते हैं। और इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। ठीक है, और यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे जो है दूसरे तत्व का जो है अवलोकन किया जाता है। इसके अर्थ ये और महत्व ये है ज्ञात करने में। देखिए, संसाधन हो गया, आपदा हो गया, विनाश हो गया, इसका अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है ना। और उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि और विशेषताएं या फिर गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने और उनकी विवेचना करने के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। तो ये जो मानव जो है ना, तो वे पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है। यानी कि इन संसाधनों का उत्पादन भी मानव ही करता है, उनका उपभोग भी मानव ही करता है। और इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वो जो है कहाँ और कैसे रहते हैं, तो उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, ये भी चीज़ हम देखेंगे। उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। तो ये जो सेंसस होता है ना, प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। यानी कि 2011 में जो है पिछली जनगणना हुई थी, और अब कब होगी? 2021 में हमारी भावी जनगणना होगी। आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्न पर विचार करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जनसंख्या का आकार एवं विस्तार, मतलब लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी कि समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और उसमें कितना परिवर्तन हुआ। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जनसंख्या के गुण या फिर विशेषताएं, उनकी उम्र, उनका लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। तो देखिए, ये बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। तो भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई, और उस समय जो है गवर्नर जनरल थे मेयो, लॉर्ड मेयो। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली जनगणना जो है 1872 में हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे मेयो। लेकिन 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी, और इस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। नोट डाउन कर लेंगे कहीं आप लोग, इस समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। तो उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना होती है, और भारत जो है जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों में सबसे बृहद स्रोत है ना। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि जनसंख्या के आकार और वितरण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार पर वितरण मार्च 2011 हुआ। भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, यानी कि 121 करोड़ जनसंख्या थी, और ये जो है विश्व की कुल जनसंख्या की
17.5% है। अब मैं आपको बीच बीच में ये भी बताती जाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे पुट ऑन होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कई बार पीसीएस का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और जो है कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन पुट ऑन हुए हैं कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है ना। तो कितना प्रतिशत निवास करता है 17.5%। हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़ जो है वो आबादी है। आगे देखते हैं तो देखिए 121 करोड़ जो है लोग भारत में 32.8 लाख, ये 12.1 लिखा हुआ है गाइज, ये गलत है, 121 करोड़ कर लेना आप लोग, इसे डेटा सही हो जाएगा। आप गूगल भी करके देख सकते हो कि 21 जो है 121 करोड़ जनसंख्या है ना। और जो है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि विश्व की स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। अच्छा, आप ग्लोब में सारे देशों को देखे ही होंगे, तो उन सारे भू क्षेत्रों का जो है ना उसका प्रपोर्शन लेंगे तो वो 2.4 जो क्षेत्रफल है प्रतिशत वो हमारे भारत देश का है, और 2.4% में आप मान लीजिए कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उसमें 121 करोड़ की जनता जो है वो निवास कर रही है। देखिए ये पिक्चराइज किया हुआ है, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए ये पूरा विश्व का प्रपोर्शन है ना, और इसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है जनसंख्या की 17.5 और शेष विश्व की 82.5। और यही बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल देखिए भारत का कितना है छुट्टू सा, है ना 2.4% और शेष विश्व का 97.6%। अब देखिए आगे, भारत की जो लगभग आधी आबादी है ना केवल 5 राज्यों में निवास करती है। अब आप मान लीजिए कि 50% जो आबादी है वो केवल 5 राज्यों में निवास करती है, बाकी हर जगह तो छुटपुट लोग रहते हैं, है ना। अब आप ये देख लो, सबसे पहले आता है हमारे उत्तर प्रदेश का नाम, महाराष्ट्र हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है और जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। यानी कि क्या समझ में आया इससे, क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है राजस्थान का, लेकिन जनसंख्या केवल 5.5% ही निवास करती है। तो भारत की जनसंख्या का जो है घनत्व के आधार पर हम जनसंख्या वितरण देख लेते हैं। देखिए घनत्व के आधार पर क्या हुआ कि जनसंख्या जो है घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करती है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत जो है विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, और बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या घनत्व जो है मैं आपको डेटा देख के बताऊंगी, है ना, एंड में। अब देखिए 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व कितने हैं हमारे भारत देश की, तो 382 प्रति वर्ग व्यक्ति जो है किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाइस निवास करते हैं बिहार में। यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो भारत के किस राज्य का है, तो वो है बिहार राज्य का। देखिए 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, और वहीं अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति जो है किलोमीटर, है ना। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, हम सभी जानते हैं, जहाँ की कुल आबादी है 1990 लाख, यानी कि कितना 1.99 करोड़, ठीक है, लोग रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में देश की 16% हिस्सा निवास करता है जनसंख्या का। और दूसरी ओर देखिए हिमालय क्षेत्र राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है, और लक्षद्वीप में केवल 64,429 ही लोग जो है वो निवास करते हैं। अब देखिए, अब ये पाई चार्ट के थ्रू आप देख लो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कहाँ निवास कर रही है, तो ये है जनगणना और जनसंख्या का वितरण। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 16%, फिर महाराष्ट्र में 9%, बिहार में भी 9%, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%, और इसी तरीके से जो है घटते क्रम में आता जाएगा, और जो है ऐसे ऐसे क्रम में बढ़ते जाएंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं,
उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और सिक्किम की आबादी तो केवल 6 लाख ही है। अब देखिए कितना अच्छा पिक्चराइज किया गया है। ये पूरा हमारा भारत देश है और इसमें जो है बताना है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 250 से कम जनसंख्या घनत्व कहाँ कहाँ का है। सबसे पहले चल जाते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, है ना। नीचे भी है क्या कोई? नहीं। अब 251 से 500 तक आप इसी प्रकार देख लोगे, है ना। इधर देखिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो ये जो है ये सारा जनसंख्या घनत्व है। और रेड जोन, आइए सबसे पहले हमने ये जाना कि बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो बिहार में रेड कलर किया हुआ है और ये वेस्ट बंगाल में, है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पे दिल्ली भी है, दिल्ली में भी जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए एक नई चीज़ दी हुई है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद ना 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। एक चीज़ और है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, यानी कि अब ये दोनों जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए आगे, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले घनत्व राज्यों के नाम बताइए। तो अभी हमने देखा था कि जो ग्रीन कलर से जो है कलर किया हुआ था, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गए, है ना, उधर मिजोरम वगैरह हो गए, तो क्या है ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो है प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं पाई जाती है। आप सभी को पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, बर्फीला होता है, पूरा जो है बर्फ़ से ढका होता है, तो वहाँ पे ना वनस्पति होगी ना इंसान ज़्यादा बस पाएंगे, तो इसलिए वहाँ जो है विरल ही जनसंख्या जो है पाई जाती है। और किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 250 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है? तो जाहिर सी बात है, जो देखिए 2 चीज़ें निर्धारित होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाई जाएगी, या फिर हिम आच्छादित क्षेत्रों में, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही होगी, वहाँ भी ज़्यादा लोग निवास नहीं कर सकते, और हिम से ढका होगा जो स्थान, वहाँ भी ज़्यादा लोग निवास नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है आप ले सकते हैं अरुणाचल प्रदेश वगैरह का नाम, है ना, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत कम है। तो देखिए असम और अधिकतर प्रायद्वीप राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है, और पहाड़ी कटे छटे और पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा और छिछली और कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान के भाग और दक्षिण में केरल की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है। तो उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो हम बता लेंगे बिल्कुल, एक हो गया उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या घनत्व कहाँ का ज़्यादा है? बिहार हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। तो उत्तरी मैदान के जो है ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हो गए। अब देखिए, अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती जाती है ना। आप सभी को पता है कि जनसंख्या जो है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया कि 2011 में जनगणना हुई थी, यानी कि हमारे देश में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोग साक्षर हैं, जन्म मृत्यु दर क्या है ना। अब होगी 2021 में, यानी कि 10 साल बाद। तो क्या जनसंख्या उतनी ही रहेगी? नहीं रहेगी ना। साक्षरता उतनी ही रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो सब चीज़ में बदलाव होता है, तो इसलिए जो है जनसंख्या तो परिवर्तनशील प्रक्रिया है। तो आबादी की संख्या जो है वो वितरण और संगठन के आधार पर परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन जो है 3 प्रक्रियाओं, यानी कि ध्यान रखेंगे, ये परिवर्तन जो है 3 प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, यानी कि रहने का स्थान, आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। अब बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि का सीधा सीधा अर्थ ये है कि एक विशेष समय में, यानी कि मान लीजिए आप 10 वर्षों में किसी देश या फिर राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, इसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। और इस प्रकार परिवर्तन 2 प्रकार से, एक तो नकारात्मक हो सकता है और एक सकारात्मक। तो पहला जो होता है वो सापेक्ष वृद्धि होता है, और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन द्वारा।
तो देखिए प्रत्येक वर्ष या फिर एक दशक में यानी कि 10 साल में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। तो पहले जो है जनसंख्या 2001 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या जो है 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया गया। इसे कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि क्या हुई कि जो पहले जनसंख्या हुई थी उसमें बाद की जनसंख्या को घटाकर प्राप्त किया गया डेटा निरपेक्ष वृद्धि कहलाता है। तो देखिए जनसंख्या की वृद्धि की दर है ना, वो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका अध्ययन जो है प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। अब देखिए आइए अब ये भी डेटा देख लें। ये देखिए ये है प्रतिवर्ष प्रति दशक में जो है वृद्धि दर प्रतिशत, और ये है भारत की वृद्धि दर। अब देखिए आप देखते जाना वृद्धि दर कैसे कैसे बढ़ी फिर घटती गई। 1951 से 1961 की जनगणना हुई। यहाँ पे वृद्धि दर कितनी थी 21.64। फिर 1961 से 71 तक 24.8। अभी बढ़ रही है ना। फिर यहाँ पे कांस्टेंट ही रही, लगभग उतनी ही है। फिर थोड़ी सी घटी, फिर थोड़ी सी घटी, है ना। फिर 2011 की जनगणना में कितनी हो गई 17.64, यानी कि प्रति दशक वृद्धि दर का प्रतिशत कितना है 17.64। अब देखिए ये भी देख लेते हैं मानचित्र, है ना। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जनसंख्या में किस तरीके से जो है वो बढ़ोतरी आती गई है। जनसंख्या प्रति 10 वर्ष में कैसे बढ़ती गई है। देखिए 1901 में तो केवल जो है ये 10 लाख में दिया हुआ है 238.40 लाख, और अब देखिए 2011 में क्या है 121 करोड़। ठीक है, तो ये है जनसंख्या लाखों में, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें ये बता रहा है कि प्रतिवर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ ये है कि दिए हुए किसी वर्ष में मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति की वृद्धि। तो ये हो गया वृद्धि दर, है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दर्शा रहा है सारणी, ये जो है इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि 1951 से 81 तक, है ना। तो ये जो है वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। आप देख पा रहे होंगे बढ़ रही है 81 तक लगातार बढ़ रही है ना। फिर क्या हुआ, ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। जो 1951 में आप देख पा रहे होंगे 361 जो है 10 लाख में डेटा दिया गया है 3610 लाख, तो वही 1981 में 6830 लाख हो गई, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की जनसंख्या जो है वो नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। देखिए सबसे पहली बात ये है, ये इसमें पूछा जा रहा है क्यों। तो देखिए क्यों का मतलब ये है कि जैसे जिस हिसाब से दर और जो है वृद्धि में अलग मतलब होता है। दर का मतलब होता है किस रेट से जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, वो रेट जो है वो घटा है 2011 में, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। तो लेकिन क्या हुआ था कि 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लग गई, और उसके पहले जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है फैमिली प्लानिंग वगैरह के तहत जो है बच्चे नहीं पैदा करते थे। तो क्या होता था कि लोग जो है बहुत ज़्यादा बच्चों की जनसंख्या बढ़ाते जा रहे थे। फिर धीरे धीरे लोग अवेयर होना शुरू हुए, तो जनसंख्या की रेट में जो है वो कमी आई, है ना। तो जनसंख्या की रेट तो कम होगी लेकिन जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। बढ़े आप मान लीजिए कि अगर जो है महीने में अगर 20 बच्चों की वृद्धि होनी हो, तो अगर रेट घटा दीजिए तो मान लीजिए महीने में 15 बच्चों का रेट होगा, लेकिन बढ़े तो है ही ना बच्चे। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई, और इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई, ये बात भी ध्यान रखना। तो इस बात पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है, और जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है ना, तब इसे सापेक्ष वृद्धि कहते हैं। तो जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या जो है बहुत अधिक होती है। ये चीज़ें आपको थोड़ा कम ध्यान देना है। आपको डेटा जो है बेसिकली डेटा ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। तो आपको डेटा ज़रूर याद करके रखना है। तो जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जो है इसकी 3 प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो देखिए जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है ना। तो प्रत्येक 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है ना, उसे जन्म दर कहते हैं। और इसी का उल्टा कर लो आप,
तो वृद्धि का एक प्रमुख घटक, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक रहा है। अब मृत्यु दर क्या होगा कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने बच्चों की मौत होती है तो वो जो हो गया वो मृत्यु दर हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। तो चलिए, ये जो जन्म दर और मृत्यु दर है इसको मैं अगले वीडियो में और अच्छे से डिफाइन करूँगी। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म दिए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लेंदी जो है वीडियो को बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, इन सबको समझ के पढ़िए, है ना। तो मैं अगले वीडियो में आती हूँ और जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया, हम परिवर्तन की प्रक्रिया देखेंगे। तो प्लीज़ गाइज अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।